फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ये प्रीवियस वीडियोस में हम लोग जो कवर कर चुके हैं। साथ ही हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेशियो स्टार्ट किया था कि रेशियो कितने तरह के होते हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। इनमें से हमने लिक्विडिटी रेशियो जो है ये कवर कर लिया है, और इससे रिलेटेड हमने जो है 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स देखी है। एक, अगर आपको बैलेंस शीट दी जाए उसमें से लिक्विडिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको बैलेंस शीट के अलावा अगर अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में अगर डेटा दिया जाए तो आपको रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। साथ ही अगर आपको करंट रेशियो या क्विक रेशियो दे दिया जाए तो आपको करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है। और इसी तरीके से जो है, अगर आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटीज नहीं दी जाए, अदर इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो उनसे आपको पहले करंट असेट एंड लायबिलिटी कैलकुलेट करना और फिर उससे करंट रेशियो कैलकुलेट करना भी हम लोग देख चुके हैं। और सबसे लास्ट टाइप की हमने जो प्रॉब्लम देखी थी वो देखी थी कि अगर आपके जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी वजह से आपके लिक्विडिटी रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा। आपका लिक्विडिटी रेशियो जो है वो इंप्रूव होगा या रिड्यूस होगा या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह की प्रॉब्लम भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल्वेंसी रेशियो। तो सबसे पहले आप जो है सोल्वेंसी रेशियो क्या होता है हम लोग ये समझेंगे। तो अगर आपकी कंपनी ने या आपकी फर्म ने कोई लोन लिया है, आपकी फर्म ने या कंपनी ने कोई भी लोन लिया है, या उस पे और कोई आउटस्टैंडिंग्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग है। लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसी आउटस्टैंडिंग जो कि कंपनी को 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन में पे करनी है। मतलब 1 साल के अंदर पे नहीं करनी है, 1 साल से ज्यादा टाइम है कंपनी के पास में पे करने के लिए। तो उन आउटस्टैंडिंग को या उन लोन को कोई कंपनी या फर्म पे कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी। मतलब कि कंपनी की एबिलिटी है या नहीं है। ये हम किसकी हेल्प से चेक करते हैं? सोल्वेंसी रेशियो की हेल्प से हम लोग चेक करेंगे। तो अब हमने पहले जो लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था उसमें भी हमने यही देखा था कि कंपनी जो है वो अपने लोन या आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है या आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको पे कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी। हमने लिक्विडिटी में भी यही देखा था। तो फिर लिक्विडिटी और सोल्वेंसी में जो है वो डिफरेंस क्या हुआ? तो इन दोनों में डिफरेंस ये फ्रेंड्स कि लिक्विडिटी में हम लोग शॉर्ट टर्म जो आउटस्टैंडिंग होती है उनको देखते हैं, और सोल्वेंसी के अंदर हम लोग जो है वो लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग को देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब सोल्वेंसी रेशियो का मीनिंग क्या हुआ? सोल्वेंसी रेशियो का मतलब है कि हम कंपनी की लोन को या आउटस्टैंडिंग को पे करने की एबिलिटी देखते हैं कि कंपनी पे कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी। अब बात ये आती है कि हम लोग ये क्यों देखते हैं। तो उसका सबसे आसान जवाब ये है कि आपकी कंपनी को जिन लोगों ने लोन दे रखा है, मतलब फाइनेंसर्स या कोई भी बैंकिंग कंपनी, वो आपको लोन तभी देगी या आपको कम रेट पे लोन तभी देगी जब उनको ये अश्योर हो जाए कि ये कंपनी हमारा इंटरेस्ट, ब्याज और साथ ही साथ हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जो लोन अमाउंट है, वो टाइम पे हमें वापस कर देगी। तभी तो आपको कोई लोन देगा। तो इसलिए हम सोल्वेंसी रेशियो की हेल्प से ये कैलकुलेट करते हैं कि आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को पे कर पाओगे या नहीं पे कर पाओगे। ठीक है, अब हम जो सोल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे वो यहाँ पे 5 तरह के सोल्वेंसी रेशियो हैं। सबसे पहला है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा है प्रोप्राइटरी, फिर हम फोर्थ पढ़ेंगे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, और फिफ्थ हमारा जो रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज ये ध्यान देनी है कि इनसे रिलेटेड आपको कोई भी फॉर्मूला जो है वो याद नहीं करना है। इनके फॉर्मूले जो है वो इनके नाम में ही है, इनके वर्ड में ही है। जैसे डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होगा? डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा? डेब्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इनके फॉर्मूले इजी हैं। मेन चीज क्या है, हमें कुछ टर्म्स समझनी है कि डेब्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है। ये सब चीजें हमें जो है पहले समझने की जरूरत है। और इसके लिए हमने जो है एक बैलेंस शीट है वो एक एग्जाम्पल लिया है ताकि जो है हम इन चीजों को अच्छे से समझ पाए। तो इस बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें असेट साइड में दिया हुआ है करंट असेट,
और लायबिलिटीज में लास्ट में दिया हुआ है करंट लायबिलिटी। ये दोनों चीजें हमें इन रेशो के लिए जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं हम लोग लिक्विडिटी रेशो में देखते हैं, जहां पर हमें शॉर्ट टर्म असेट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब करंट असेट और करंट लायबिलिटी को ध्यान देना होता है। तो अब हमें सोल्वेंसी रेशो में किसको ध्यान देना है? इनके अलावा जो रह गया वो हमें सोल्वेंसी रेशो में ध्यान देना है। तो हम चलिए एक एक ढंग से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड का मतलब हो गया कंपनी अपना बिजनेस करने के लिए लोन या जो फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं वो किन जगह से ला सकती है? जनरली दो जगह से लेके आती है। एक तो लेके आती है शेयर होल्डर से शेयर्स के रूप में, और दूसरा लेके आती है लोन के रूप में, या जिसको हम कहेंगे डिबेंचर इश्यू करके, वो भी हमारा जो है एक डेप्ट बोलेंगे, वो भी एक लोन है। ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले हमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमें दो तरह की हो सकती है, इक्विटी शेयर्स या दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स। फिर हमें दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है कि कंपनी ने, जैसे अगर मान लीजिए कि पहले कोई प्रॉफिट वगैरह कमाए थे, तो वो प्रॉफिट हमारे कहां पे होंगे? रिजर्व सरप्लस में। कंपनी ने पहले जो प्रॉफिट कमाए थे उन प्रॉफिट का जो है वो कुछ हिस्सा हमारे कैपिटल रिजर्व में या जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दिया था, तो वो सब चीजें भी हमारे कहां पे रहेगी? रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स क्या होते हैं? शेयर्स के जैसे ही होते हैं, और ये नॉर्मली जो है वो इक्विटी शेयर की फॉर्म में ही होते हैं। तो अगर हमने वो इश्यू करके भी अगर कोई अमाउंट लिए तो कहां पे आएगी? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। हमारा जो डी पॉइंट है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो है वो शेयर्स इश्यू किए थे, उस पे जो है पब्लिक से हमें एप्लीकेशन मनी भी रिसीव होगी, लेकिन कंपनी ने अभी तक वो शेयर्स जो है वो अलॉट नहीं किए हैं। तो हमारे पास में जनता से पैसे आए हुए हैं, लेकिन हमने उनको अभी तक शेयर्स नहीं दिए हैं। तो ये जो एप्लीकेशन मनी है ये इक्विटी शेयर के लिए भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर के लिए भी हो सकती है। फिर हमें दिया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि ऐसी लायबिलिटीज जो कि कंपनी को 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन में पे करनी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद में क्या है हमारे पास में? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या हो सकता है? जैसे कि आपने आपके कस्टमर से डिपॉजिट्स लिया है और वो डिपॉजिट आपने इस कंडीशन पे लिया कि वो आप 2 साल बाद में या 3 साल बाद में जो है वो रिफंड करोगे, तो आपके लिए क्या हो गया? वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, बट वो अदर लॉन्ग टर्म, आपने लोन नहीं लिया है, वो बोरोइंग्स नहीं है। फिर हमारा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या हो गया कि आपने अपने स्टाफ के रिटायरमेंट पे ग्रेजुटी या पेंशन या और कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको देना है। तो जैसे आपके स्टाफ है वो 5 साल या 10 साल बाद में कुछ एम्प्लॉयज रिटायर होने वाले हैं, तो उनको रिटायरमेंट पे आपको जो है वो बड़ी रकम देनी होती है, चाहे ग्रेजुटी के रूप में हो चाहे पेंशन के रूप में हो। तो उस वजह से भी आपको जो है पहले से प्रोविजन करके चलना पड़ता है। तो इस तरीके से ये हमारे हो जाती है लायबिलिटीज साइड। अगर हम नॉन करंट असेट की बात करें तो फिक्स्ड असेट, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह होती हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की ऐसे इन्वेस्टमेंट शेयर्स जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने किसी और को लोन दे रखा है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज हो जाएंगे। अब ये जो हमारे स्टार्टिंग की जो 4 रेशियो हैं, डेब्ट इक्विटी, डेब्ट टू कैपिटल, प्रोप्राइटरी और टोटल असेट, ये है हमारे बैलेंस शीट रेशियोज। बैलेंस शीट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें जिन 2 वेरिएबल की जरूरत होगी वो दोनों के दोनों वेरिएबल जो है हमारी बैलेंस शीट से मिलेंगे। हमारा 5वां जो है वो है पी एंड एल रेशियो, मतलब कि इसमें हमें जिन 2 वेरिएबल की जरूरत होगी वो दोनों के दोनों हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेंगे। तो हम जो है फिलहाल इन 4 से रिलेटेड जो टर्म्स यूज में आएंगी वो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए अगर इक्विटी और उसके आगे अगर शेयर अगर वर्ड ऐड हो जाता है, इसका मतलब हमें केवल और केवल इक्विटी शेयर्स से रिलेटेड जो है वो कैपिटल लेनी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जो 100 रुपीज है, इसको हम कहेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल ही है। और ये इस एग्जाम्पल में हमें कितना दिया हुआ है? 100 रुपीज जो है स्टार्टिंग में दिया हुआ है। दूसरा हमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब देखिए यहां पर वर्ड यूज आया था कैपिटल, लेकिन यहां पर वर्ड यूज आ रहा है फंड, और ये भी क्या है? इक्विटी का है और शेयर होल्डर्स का है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है समझिए
कि जो इक्विटी शेयर की जो कैपिटल है वो तो शेयर होल्डर्स की है ही, इसके अलावा कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस जो होते हैं वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स नहीं होते हैं, वो असली मालिक नहीं होते हैं। असली मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर्स। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी किनके होते हैं? वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मैंने कहा ये जनरली किसके लिए होती है? ये इक्विटी शेयर की फॉर्म में होती है, तो ये भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर फंड का पार्ट होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि आपके पास में एप्लीकेशन मनी आ गई है बट आपने शेयर्स अलॉट नहीं किए। अब ये इक्विटी शेयर से भी रिलेटेड हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर से भी हो सकता है। अगर प्रेफरेंस शेयर अगर इशू कर रहे थे तो प्रेफरेंस का होगा, अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे तो इक्विटी का होगा, और अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम किसका मानेंगे? इसको इक्विटी शेयर्स का मानेंगे। तो यहां पर मेरे पास में 10 रुपए की जो एप्लीकेशन मनी आई हुई है। तो अब यहां पे इस एग्जांपल में मेरा जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है वो कितना हो गया? ये हो गया 140। तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो अगर इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाए तो केवल इक्विटी शेयर आएगा, उसकी कैपिटल आएगी। लेकिन अगर इक्विटी शेयर के आगे फंड लिख दिया जाए तो इसमें क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर की कैपिटल आएगी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे। इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है तो वो भी इसमें आएगी, और अगर हमने कोई शेयर वारंट्स अगर इश्यू किए हुए हैं तो वो भी आएंगे। बात आई समझ में? इक्विटी शेयर, बट यहां पे कैपिटल और यहां पे फंड। कैपिटल की बात की जाए तो केवल कैपिटल, और जब फंड की बात की जाए तो कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस एप्लीकेशन मनी वगैरह भी आएगी। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे हमने क्या लिखा? केवल इक्विटी, जबकि यहां पे हमने क्या लिखा? इक्विटी शेयर होल्डर। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर केवल इक्विटी की बात की जाए तो मालिक कौन है? इक्विटी वाले भी हैं और प्रेफरेंस वाले भी हैं। लेकिन अगर बात की जाए इक्विटी शेयर होल्डर तो फिर हम किसको लेंगे? केवल इक्विटी वाले, इक्विटी शेयर्स वाले मालिक को लेंगे। तो अगर केवल इक्विटी कहा जाए या इक्विटी फंड कहा जाए या प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? मालिक ही होता है, ओनर ही होता है। जनरली आप जो है वो शॉप वगैरह पे या किराना शॉप या जो भी है बाकी जगह पे देखते होंगे, लोग लिखवाते हैं पहले अपनी दुकान का नाम और नीचे लिखवाते हैं प्रोप्राइटर रामलाल श्यामलाल। तो प्रोप्राइटर का मतलब क्या हो गया? मालिक। तो केवल इक्विटी का है तो भी मालिक, इक्विटी फंड तो भी वही बात है, प्रोप्राइटर फंड मतलब ओनर। और मैंने क्या लिखा? शेयर होल्डर फंड। मैंने इसके पहले ये नहीं लिखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड है। अब अगर केवल शेयर होल्डर लिख रहा हूं इसका मतलब इसमें इक्विटी शेयर भी आएगा प्लस प्रेफरेंस शेयर भी आएगा। ठीक है। और जब बात चल रही है फंड की तो यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस भी आएंगे। इसके अलावा शेयर वारंट भी आएगा और एप्लीकेशन मनी भी आएगी। ठीक है। तो आप यहां पे देखिए समझिए, केवल इक्विटी शेयर कैपिटल कहे तो केवल इक्विटी शेयर कैपिटल ही लेना है। लेकिन अगर आपको इक्विटी के आगे शेयर होल्डर लगा के फिर फंड कहे तो इक्विटी शेयर्स का फंड, और इक्विटी शेयर्स का फंड क्या है? इक्विटी शेयर, रिजर्व, वारंट और एप्लीकेशन मनी। लेकिन अगर यहां से अगर शेयर्स वर्ड हटा दिया जाए, केवल कहे इक्विटी या कहे केवल इक्विटी फंड या उसको कहे प्रोप्राइटर फंड, और उसके पहले अगर आपको कहे केवल शेयर होल्डर फंड जिसके पहले इक्विटी प्रेफरेंस नहीं है, इसका मतलब अब जो है इक्विटी के साथ में हमें प्रेफरेंस शेयर्स को भी ऐड कर देना है। तो बाकी सब चीजें सेम है, केवल यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंस शेयर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। इक्विटी शेयर कैपिटल सेम है, रिजर्व सेम है, शेयर वारंट सेम है, एप्लीकेशन मनी भी वही लिया है, केवल हमने जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड किया है। तो इस प्रॉब्लम में हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 50, और ऊपर हमारा जो फंड है वो कितना था? 140। तो 140 में 50 आप ऐड कर दीजिए, ये आएगा मेरा 190। अब हमारी जो है वो केवल एक लास्ट टर्म रह गई है जिसको हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान है। कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए आपको फंड चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। वो आप कहां से ला सकते हैं? वो आप ला सकते हैं दो जगह से।
या तो आप शेयर्स इशू कर दीजिए या फिर आप डिबेंचर इशू कर दीजिए। डिबेंचर का मतलब एक तरीके से लोन हो गया कि आप जो है लोन ले लीजिए। तो जब कैपिटल की बात की जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाएगी, इसका मतलब ये है कि उसमें शेयर्स प्लस डेब्ट या आपके लोन जो है वो सब कुछ शामिल होंगे। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया कि यहां पे हमें जो है वो लोन को भी लेना है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि इक्विटी शेयर भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, शेयर वारंट भी आएगा, प्लस एप्लीकेशन मनी भी लेना है। क्यों? यहां तक तो हम कहां पे पहुंच गए? शेयर होल्डर्स, केवल मालिकों का पैसा। लेकिन इसमें अभी हमें और क्या ऐड करना है? लोन। और लोन हम सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, यहां पे हम इसकी जगह पे क्या वर्ड यूज में लेंगे? डेप्ट। क्या लिखेंगे? डेप्ट्स लेंगे। अब डेप्ट्स का मतलब क्या होता है? ये हमारी लास्ट टर्म है जो कि हमें समझनी है। तो डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट का मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म डेप्ट, कि आपके जो लॉन्ग टर्म है वो सारे आएंगे। तो यहां पर लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी लॉन्ग टर्म है, अदर जो लॉन्ग टर्म लोन लाइबिलिटी है वो भी आपकी लॉन्ग टर्म डेप्ट ही आउटस्टैंडिंग ही है, साथ के साथ आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो है वो भी आएंगे। तो अगर इस प्रॉब्लम में हम बात करें तो मेरे लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है वो कितने हो गए? 50, 40, 90 प्लस 30, 120 के मेरे जो है वो लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गए। तो अब अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो केवल इक्विटी, केवल प्रोपराइटर तक कितना हो गया था हमारा? 190, और इसमें जो है वो लॉन्ग टर्म डेप्ट हम लोग ऐड कर देंगे 120 का, तो ये टोटल जो है वो आ जाएगा हमारा 310 रुपए। ठीक है।